पैसों की कमी होने लगी। उन्होंने अचानक पाया कि शायद फिर से डाइव करने के लिए 2 साल लग जाएंगे। स्टॉकटन ने टीम से कुछ लोगों को निकाल दिया। नया हल बनाने के विषय पर ज्यादा मीटिंग्स नहीं हुई थी और कई बार उसमें मेरे साथ बस हेड ऑफ इंजीनियरिंग, COO और स्टॉकटन होते थे। वो कई अलग अलग कार्बन फाइबर एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने उसे बनाने के लिए जिस ग्रुप को हायर किया था वो कार्बन फाइबर इंडस्ट्री के एम्पायर्स थे, लेकिन उन्होंने पहले सबमर्सिबल नहीं बनाई थी। तीसरा स्केल मॉडल बनाया गया और उसे जुलाई 2020 में टेस्ट किया गया। वो 3000 मीटर पर फेल हो गया। इससे पूरी टीम का हौसला हिल गया था, लेकिन शायद ऐसे हालात में सभी ऐसा ही महसूस करते हैं। तो पूरे आकार का हल बनाने से पहले टाइटैनिक की गहराई के लिए तीसरा कामयाब स्केल मॉडल टेस्ट कभी हुआ ही नहीं था। बिल्कुल सही, यही सच है। उन्होंने फुल साइज हल पर काम शुरू कर दिया। क्या इस मुद्दे पर आप किसी से बात कर पाई? हाँ, मैंने आवाज उठाई थी। कई लोगों ने बोला था। वो अपनी चिंताओं पर बात करते थे। उन्हें लगा कि इसका क्या मतलब है, ये तो फेल हो गया, फिर भी काम जारी रखे। स्टॉकटन टाइटैनिक तक जाने की ऐसी धुन में थे कि किसी की कोई भी बात उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी और मैं ऐसे ही किसी को भी उस सबमर्सिबल में नहीं बिठाने वाली थी। ये ऐसी बात थी जिससे उस समय मेरे साथ काम करने वाले कई लोग सहमत थे और उनमें से कोई भी उस कंपनी में ज्यादा दिन तक नहीं रहा। कंपनी ने कहा कि हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं तो जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 हफ्ते का नोटिस दे रही हूँ। क्या कंपनी से जाने के बाद आपने पता लगाया कि नए हल पर क्या चल रहा था? हाँ, मैंने पूरी कोशिश की, बस उम्मीद कर रही थी कि वो नहीं जाए। आज तक हम पत्रकारों को नहीं पता कि स्टॉकटन ने हमें जो कुछ बताया था उसमें कितना झूठ था। मैं CBS संडे मॉर्निंग का पत्रकार हूँ और एक दिन मेरे पास एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि ओशन गेट नाम की कंपनी ने हमें एक खबर करने के लिए बुलाया है। कोई झिझक नहीं थी? बिल्कुल झिझक नहीं थी। काफी भरोसा था। हाँ, देखिए, मैं समझ गया था कि वो आदमी खबरों में आना चाहता था। वो लाइव रिपोर्टर को वहां नहीं भेजेगा क्योंकि वो खतरनाक होगा। हम वहां उनके ऑपरेशन के दूसरे साल की गर्मी के मौसम में गए थे। वो गर्मी में 5 एक्सपीडिशंस करने वाले थे। 9 दिन के हर ट्रिप को एक एक्सपीडिशन कहते हैं। वो 5 बार करते थे। हर एक्सपीडिशन में टाइटैनिक तक डाइव करने के 5 मौके होते हैं। कुल मिलाकर गर्मी के हर मौसम में 25 मौके हुआ करते थे और गर्मी के दूसरे मौसम तक वो सिर्फ 9 बार टाइटैनिक तक जा पाए थे। लेकिन मुझे लगा कि ओशन गेट में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता था। उनका एक रूल ऑफ 3 था। कोई 3 छोटी चीजें भी गड़बड़ या असामान्य हो या सही ना हो तो वो डाइव नहीं करते थे, कैंसिल कर देते थे। वो हमें वापस ऊपर ले जा रहे हैं। वापस ऊपर ले जा रहे हैं? हाँ। उनके पास टाइटैनिक डाइविंग के सबसे जाने माने एक्सपर्ट थे, PH नाजले, उस वक्त दुनिया में मौजूद सबसे बड़े एक्सपर्ट। मैंने उनसे बार बार पूछा, आपको किसी चीज की फिक्र नहीं हो रही? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ठीक है, आने दो, कोई बात नहीं। इससे भी मुझे काफी भरोसा मिला। इस एक्सपीडिशन में आप क्या काम कर रहे हैं? मैं हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइटैनिक के बारे में जानता हूँ। PH का उसमें शामिल होना मेरे लिए हमेशा रहस्य रहेगा। उन्हें ये साफ साफ बताया गया कि वो अपनी विश्वसनीयता ऐसी चीज को सौंप रहे थे जिसमें साफ तौर पर गड़बड़ी थी। उनका हमेशा एक ही जवाब होता था, मैं उम्रदार आदमी हूँ, मेरा बहुत अच्छा करियर रहा है, अगर मैं इस ऑपरेशन में सेफ्टी बढ़ा सकूं तो ये एक जीत होगी। स्टॉकटन जहां थे वहां तक वो पहुंचे कैसे थे मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा। वो कुछ ऐसे लोगों का एक करीबी ग्रुप बन गया जिन्हें अपने काम पर इतना पक्का भरोसा था कि वो लगभग एक कल्ट जैसा बन गया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो कारगर रहेगा, नहीं तो ज्यादातर डाइव्स में वो खुद पायलट क्यों होते? वो उसे फिल्माने के लिए टीवी क्रू को क्यों बुलाते? ओशन गेट के बारे में हमारी स्टोरी नवंबर 2022 में दिखाई गई। दर्शकों को वो बहुत कमाल का दिलचस्प काम लगा। स्टॉकटन बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्हें आ रही थी बहुत सी कॉल। मिस्टर कैटरसन, क्या आप कभी टाइटन पर डाइव के लिए गए हैं? नहीं। क्या आप टाइटन में उतनी गहराई तक जाने में सहज होते? नहीं। स्टॉकटन और मेरा रिश्ता बिगड़ने लगा। जब सब कुछ बन गया तो वो चाहते थे कि मैं टाइटैनिक मिशंस का पायलट बन जाऊं। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं इसमें नहीं बैठूंगा। वही मेरे वहां आखिरी पल थे। अगर आप उन्हें यकीन नहीं दिला सकते जिन्हें आपके मिशन पर भरोसा है कि आपकी सबमर्सिबल सुरक्षित है, तो आपकी कंपनी में ही कोई गड़बड़ है। क्या आप उन चिंताओं पर गौर करते हैं? क्या आप उन्हें विश्वास में लेते हैं? क्या आप उन्हें सबसे सुरक्षित सबमर्सिबल बनाने के काम का हिस्सा बनाते हैं या फिर उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाकर उन्हें निकाल देते हैं? इस पूरे मामले में डेव लॉकरिज ने अहम भूमिका निभाई, जिन्हें कोई याद नहीं करता। उस रूम में शायद वो अकेले थे जिन्हें एहसास था कि हालात कितने खराब थे। उन्होंने अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। हमने ओशन गेट पर जवाबी मुकदमा करने का फैसला किया। कंपनी ने हम पर सिविल कोर्ट में केस करने का फैसला किया था, जहां ज्यादातर सुनवाई बंद दरवाजों के पीछे होती है।
लेकिन हमने उन पर फेडरल कोर्ट में केस करने का फैसला किया ताकि सब कुछ सार्वजनिक हो सके और लोगों को। हमें अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ना था, लेकिन उस पर हमारे काफी पैसे खर्च हो रहे थे। पहले 7 महीनों में ही हमने अपनी बचत इसमें लगा दी थी। हम इसमें अपने खर्च पर लड़ रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकदमा आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आपको धमकियां मिल रही हों। लिखित जवाब मिलने और दोनों तरफ से सारे सबूत मिलने के बाद बदकिस्मती से अभी हमें ये जांच कुछ समय के लिए रोकनी होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मेरे पास कई सारे केसेस हैं। याद रखिए, मेरे पास आपके केस से 11 पुराने केसेस ज्यादा हैं। मैं जरूरत के मुताबिक आपसे संपर्क करूंगा। सब्र रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वाइफ और मैंने तय किया था कि मैं इसे बेमतलब तो नहीं कहूंगा, लेकिन असल में इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था और हमें काफी तकलीफ हो रही थी और बहुत ही मुश्किल था। इसलिए कैरल और मैंने उस केस को छोड़ने का फैसला किया। हमारे पैसे खत्म हो रहे थे, तो लड़ते तो कैसे लड़ते? हम थक गए थे, हम में वो ताकत नहीं बची थी। सरकार हमारी मदद करने को तैयार नहीं थी। हमें मुकदमा छोड़ना पड़ा और सब खत्म हो गया। ओशन गेट वाले उनके पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली और फिर वो केस ऐसे ही खत्म हो गया। हाँ। डॉक्टर रॉज, ये बताइए 2022 के एक्सपेडिशन में क्या आप पूरे समय मौजूद थे, सभी 5 मिशन में? नहीं, मैं सिर्फ शामिल था चौथे और 5वें मिशन में। क्या आप डाइव 80 के समय सबमर्सिबल में थे? जी हाँ। डाइव 80 में जो घटना हुई थी उससे हमें पता है कि कार्बन फाइबर ज्यादा गहराई में अलग तरह से रिएक्ट करने लगा था। हम ऊपर जा रहे थे और मुझे गहराई याद नहीं है। मुझे लगता है कि हम सतह के काफी नजदीक थे, लेकिन तब भी पानी के अंदर ही, और बस एक जोरदार बैंग या चटकने की आवाज सुनाई दी थी। उस घटना के बाद भी सबमर्सिबल कुछ और डाइव्स लगाने में कामयाब रही थी, लेकिन डाइव 80 के बाद डेटा काफी बदल गया था। वहाँ रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से बहुत फायदा हो सकता था, क्योंकि वो दिखा रहा था कि कुछ और फाइबर्स टूट रहे हैं। वो एक चेतावनी होनी चाहिए थी। वो उस अकेले सिस्टम की अनदेखी करने लगे जो ऑपरेशंस के लिए अहम था। मेरी राय में तो ये हादसे की वजह बताने वाला एक ठोस सबूत है। हम असल में सबमर्सिबल को वापस लाना चाहते थे। हम चाहते थे कि उसे एवरेट लाया जाए और हम उसके अंदर वाले हिस्से को निकाल कर हल के भीतर देखें कि क्या उसमें कोई दरार है। हमारे लिए ये बहुत हताशा की बात थी कि उसे सेंट जॉन्स में ही छोड़ दिया गया था और डॉक पर ही रहने दिया गया। स्टॉकटन से मैंने कहा ऐसा मत करो। एक बार बनाने के बाद हम इसके तापमान को 0 से नीचे नहीं रख सकते। अगर उसमें पानी घुस जाए और बर्फ जमने वाले हालात में भी अंदर ही रहे तो वो फैलने लगेगा और फाइबर्स को तोड़ देगा। किसी भी हाल में सबमर्सिबल को जमने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। यह जरूरी है उसमें पानी न घुसे। हमारे पास उस पर काम करने या जांच करने का तरीका नहीं था। हमें बताया गया था कि कंपनी उतना खर्च नहीं उठा सकती थी क्योंकि उसे वापस लाने में काफी पैसे लगते, इसलिए हम उसे नहीं ला सकते थे। लगभग उसी दौरान मैंने उस कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। दरअसल मैं कुछ मुद्दों से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैंने ओशन गेट को छोड़ दिया। तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम तक ये साफ हो गया कि इंजीनियरिंग में महारत रखने वाले कई लोग ओशन गेट से जा चुके थे। लगा जब सबमर्सिबल पूरी गहराई तक जाने लगी तो ओशन गेट को भरोसा हो गया था कि उनके पास एक कॉन्सेप्ट था जिससे वो आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, हम पूरा घूम कर देखते हैं। अभी इसे नेचुरल रखूंगा और वापस आने के बाद सारे पॉइंट्स पर बात करूंगा। क्या मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊं? हाँ बिल्कुल। तो पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं पहले इसका जायजा लूंगा और देखूंगा कि अगले कुछ दिनों तक हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। मेरा नाम जेक कोलर है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। लोग मुझे स्कूबा जेक के नाम से जानते हैं। क्या ये टाइटैनिक की बात थी? टाइटैनिक की कहानी में मेरी हमेशा से दिलचस्पी थी। मैं ऑनलाइन जाकर वीडियोस में ये देखने की कोशिश करता था कि वो अब कैसा दिखता है। बचपन में टाइटैनिक सबसे डरावनी फिल्मों में से एक फिल्म थी। ये वाकई कमाल की बात थी कि मैं बड़ा होने के बाद असली टाइटैनिक को देखने जाने वाला था। तो मैंने खुद ओशन गेट से संपर्क किया। क्या आपको पता था कि उस बसंत में उस समय तक उन्होंने कोई कामयाब डाइव नहीं की थी? जब मैं न्यूफाउंडलैंड पहुंचा तब मुझे पता चला कि शुरुआत के 2 मिशंस नाकाम रहे थे और उसकी वजह थी उस वक्त का खराब मौसम। हमने समंदर में कुछ दिन बिताए और फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी। हम समंदर में थे, हवा काफी तेज चल रही थी, लहरें बहुत ऊंची थीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन हम वहाँ किसी मकसद के साथ गए थे। उस समय बर्फीली ठंड थी। सबमरीन में दाखिल हुआ। बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि पहले मैंने वैसा कभी नहीं किया था। हम नीचे जाने ही वाले थे पर अचानक सब धुंधला हो गया।
इसलिए डाइव को कैंसिल करना पड़ा। इस वक्त ये कहना थोड़ा अजीब होगा, लेकिन मैं निराश हो गया था। उस पूरे काम में लगभग 2 घंटे लगे और मुझे याद है कि उस समय मेरे पैर ठंडे हो गए थे। सबमरीन के अंदर ठंड की वजह से पानी की बूंदें बन गई थी। मुझे याद है उस दुर्घटना के बाद मैंने एक क्रेन को उस सबमरीन के डोम को उठाए हुए देखा। तब मुझे याद आया कि बस कुछ दिनों पहले ही मैं भी इस सबमरीन के अंदर था और मैं सोच रहा था कि बाप रे, अगर मैं भी उसमें होता तो मुझे बहुत बुरा लगता। असल में ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मुझे तो सबके लिए बहुत बुरा लग रहा है। उनके परिवार के लिए लग रहा है। मन में कई सवाल उठते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। 2023 में ओशन गेट ने पहले 4 बार डाइव करने की कोशिश की थी और हर बार खराब मौसम या टेक्निकल खामियों की वजह से नाकाम रहे थे। आखिरी एक्सपेडिशन की पहली डाइव में डाइव लगाने के लगभग 1.5 घंटे बाद अचानक कम्युनिकेशंस और ट्रैकिंग पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। सबमर्सिबल के लापता रहने के दौरान ही जब मैं पहली बार लोगों से बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने स्टॉकटन की वजह से कंपनी छोड़ी। मेरे एक सोर्स के पास 2 फोन्स थे क्योंकि वो नहीं चाहता था स्टॉकटन को उसके बारे में पता चले, और एक शख्स ने तो मेरे साथ तब तक खुलकर बात नहीं की जब तक हमें स्टॉकटन की मौत की खबर नहीं मिली। उसी समय मुझे भरोसा हो गया था कि उस घटना के पीछे जरूर कोई बड़ी खबर थी। ये कंपनी का भविष्य है। मैंने आगे के लिए यही रास्ता तय किया है। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी सी पोती है, मैं जिंदा रहूंगा। गलती इस आइडिया में नहीं है कि किसी चीज को क्लास नहीं कराया गया या हमने कुछ नियमों का पालन नहीं किया। असल में ये गलती है ही नहीं। स्टॉकटन ने अपनी पहचान को ओशन गेट से जोड़ दिया था। वो जताता था कि वही सब कुछ कर रहा है, वही मानव जाति के लिए महासागरों की बाधाओं को हटा रहा है। अगर आप उस ऑपरेशन की तारीफ करते थे तो वो उसे अपनी तारीफ मानता था। सबसे अहम बात यह है कि अगर उस सबमर्सिबल में आपके साथ कुछ हो जाता तो आपके पास टॉप साइड सपोर्ट कुछ भी नहीं था। लोग कहते थे कि स्टॉकटन की वाइफ सब कुछ देख लेगी, वही उसके लिए जवाबदेह है, लेकिन ये बकवास है। वही लोग हादसे के बाद वहाँ बचे हुए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग टीम के सारे सवालों के जवाब उन्हीं को देने होंगे। ओशन गेट खत्म हो गया है। हादसे की वजह कंपनी का कल्चर था, उसी की वजह से लोग मारे गए, इसमें कोई शक नहीं। क्या हादसे के बाद आपको ओशन गेट से कोई खबर मिली या कोई अपडेट मिला? नहीं, बल्कि ओशन गेट पूरी तरह खामोशी रहा। उन्होंने तो एक नोट भी नहीं भेजा कि हमें अफसोस है कि आपके पिता नहीं रहे, कुछ भी नहीं कहा। पिछले साल सबमर्सिबल के हादसे में मारे गए एक टाइटैनिक एक्सप्लोरर के परिवार ने एक मुकदमा दायर किया है। उनकी गलती से हुई मौत के बदले $50 मिलियन का मुआवजा मांगा गया है और दावा किया गया है कि सबमर्सिबल में मौजूद लोग काफी ज्यादा खौफ में थे। वो मशहूर होना चाहते थे। अपने ईगो को बढ़ाने के लिए उन्हें चाहिए था फेम। अपना नाम तो नहीं बना पाए, पर वो बदनाम जरूर हुए। मैं मरना नहीं चाहता और मैं नहीं मरूंगा। ये बहुत आसानी से हो सकता है कि हम नाकाम हो जाएं। मैं इस कंपनी में हमारे नाकाम होने के 50 कारण बता सकता हूँ। मैं मर नहीं रहा हूँ। जब तक मैं हूँ किसी को मरने नहीं दूंगा, मेरा वादा है।